स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर परीक्षा के लिए जीके और साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए गाइस, अपनी क्लास डेली नहीं हो पाती है, आप उसका कारण समझ सकते हैं। और मेन कारण तो यही गाइस कि आप उसमें रुचि नहीं दिखाते हैं, और दूसरा कारण है कि टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। और सबसे मेन कारण यही है भाई कि आप उसमें रुचि नहीं दिखाते हैं, देखना नहीं चाहते हैं। और जब आप देखना नहीं चाहते हैं तो क्लास लेने का क्या मतलब है। लेकिन फिर भी मैं दूसरे तीसरे दिन आपकी क्लास ले लेता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप डेली क्लास को देखोगे तो मैं डेली आपकी क्लास लूँगा, किसी भी तरीके से टाइम निकाल कर, लेकिन आपकी क्लास डेली लूँगा। लेकिन कब भाई, जब आप डेली देखोगे तब। तो आज और अभी ऑफलाइन कमेंट कीजिए और कमेंट्स में ये बताइए कि क्या आप डेली क्लास देखोगे या नहीं। ये आपका कमेंट्स आ जाना चाहिए, यस और नो में आप जरूर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। अब देखिए, आपसे सवाल क्या कहा गया कि माउंट आबू में स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर। मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा समझिए, माउंट आबू जो है ये आपका कहाँ पर है, ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। और यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है दिलवाड़ा मंदिर। और ये जो दिलवाड़ा मंदिर है ये किस समुदाय से संबंधित है, ये सवाल पूछा गया है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, जैन धर्म से। तो जो भी डी आर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं जैन धर्म, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था जो उनके शत्रु जयचंद्र गहलवाड़ की बेटी थी। आपको ये बताना है कि पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था, और ये जो विवाह किए थे ये उनकी शत्रु की बेटी थी। तो देखिए, जो इन्होंने विवाह किया था ये इनका नाम था संयोगिता। जिनसे इन्होंने विवाह किया उनका क्या नाम था? संयोगिता था। और ये जो है ये पृथ्वीराज चौहान के शत्रु जयचंद्र गहलवाड़ की पुत्री थी, लाडली थी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, संयोगिता। अगला सवाल है आपके सामने कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? और भाई थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, आपके पास हो सकता है कि अब सरसराहट की आवाज़ जाए, लेकिन नहीं जाएगी। मैं दूसरा फ़ैन ऑन कर लेता हूँ। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, इस वजह से ऐसा करना पड़ रहा है, लेकिन आप मैनेज कीजिएगा, ठीक है। तो बताइए चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। देखिए समझिए, चालुक्य वंश का जो सबसे महान शासक था ये कौन था? ये था पुलकेशिन द्वितीय। कौन था भाई? पुलकेशिन द्वितीय। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बी ऑप्शन, पुलकेशिन द्वितीय। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई। बहुत ही ईजी सवाल है, हर कोई मित्र इसका आंसर बता सकता है। पोलो या फिर चौगान खेलते समय, और पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके मृत्यु हुई थी, वो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो हैं इनकी मृत्यु जो है ये घोड़े से गिर करके हुई थी, क्योंकि ये चौगान या फिर कहा जाए पोलो खेलने गए थे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन, चौगान या पोलो खेलते समय। निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया था। दीन ए इलाही की शुरुआत जो है ये किसने की थी, इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए, दीन ए इलाही की जो शुरुआत है ये अकबर द्वारा की गई थी। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अकबर। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं अकबर द्वारा, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रपंथी नहीं थे। आपको बताना है कि इसमें से कौन एक उग्रपंथी नहीं थे। भाई आपसे कहा क्या गया? उग्रपंथी नहीं थे, ठीक है, नहीं आपसे कहा जा रहा है। समझिएगा, बाल गंगाधर तिलक और मदन लाल और ऊधम सिंह ये एक उग्रपंथी नेता थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये उग्रपंथी नहीं थे। जी के गोखले जो हैं ये उग्रपंथी नहीं थे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर जो है कब किए गए थे। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1809 में। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
अमृतसर की संधि पर जो हस्ताक्षर है यह 1809 में किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, हर कोई मित्र इसका आंसर इजीली तरीके से बता सकता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये सीमांत गांधी ना कर दे करके आपको फ्रंटियर गांधी ऑप्शन में देगा। क्या देगा मेरे भाई? फ्रंटियर गांधी देगा। तो अगर आपको फ्रंटियर गांधी मिलता है ऑप्शन में तो भी आप खान अब्दुल गफ्फार खान को टिक करेंगे, या फिर आपको सीमांत गांधी मिलता है तो भी आप फ्रंटियर गांधी, या फिर मतलब सीमांत या फ्रंटियर बात एक ही है, ठीक है, तो आप खान अब्दुल गफ्फार खान को टिक करेंगे। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में ये कहा था कि एक कार तो है जिसमें ब्रेक भी है पर इंजन नहीं है? ये किसने कहा था? बहुत ईजी है, बाहर कोई मित्र इसका आंसर बता सकता है और शायद ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। देखिए, ये 1935 का जो भारत सरकार का अधिनियम 1935 है, इसको जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, ये किसने कहा था भाई? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। गणेश महोत्सव का प्रारंभ जो है ये किसने किया था? देखिए, गणेश महोत्सव जो है ये मुख्य रूप से कहा जाए तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रचलित है इस समय, और महाराष्ट्र के क्षेत्र में इसकी शुरुआत भी की गई थी। और इसको शुरुआत करने वाले जो थे वो थे तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं कि गणेश महोत्सव का प्रारंभ जो है ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि यमुना नदी का उद्गम स्थान जो है ये कौन सा है? अब आप इतना जानते हैं कि यमुना नदी का जो उद्गम है ये यमुनोत्री से होता है, लेकिन आप अगर यहाँ पर ध्यान दें तो यमुनोत्री ऑप्शन में है ही नहीं। और आप अगर ये जानते हैं कि यमुनोत्री जो ये बंदरपूत से है तो ये हो जाएगा आपका राइट, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है ये बंदरपूत से होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? आपको बताना है सबसे सूखा स्थान यानी मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है, वो हो जाएगा आपका लेह। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, लेह जो है ये सबसे सूखा स्थान है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया गया है खनन क्षेत्र और सूची सेकंड में उससे संबंधित संपदा दी गई हैं और नीचे कूट भाषाएं दी गई हैं, मिलान करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसको एक बार आप ध्यान दीजिए और इसका आंसर दीजिए, ठीक है? ये लीजिए और बताइए। अब देखिए, काला हांडी जो है ये आपका बॉक्साइट से है, काला हांडी जो है ये बॉक्साइट से है। बॉक्साइट जो है ये आपके एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? और जो जावर है भाई ये आपका हो जाएगा जस्ता व सीसा से। कोलार जो है ये आपके कर्नाटक में है और ये सोने की खान है, और मोसा बनी जो है ये तांबा की है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, मतलब कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 4 1 2। अगला सवाल देखिए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? 14 नंबर सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, थार मरुस्थल जो है ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट होगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? अब समझिएगा, हमसे कहा क्या गया कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। सही आंसर हो जाएगा, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है वो है जायरे नदी। भाई जायरे नदी, या फिर आप जायरे को ही कांगो नदी के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा।
तो जायरे नदी जो है ये आपके विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और भाई अगर आपसे ये पूछा जाए कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी माही नदी। माही नदी जो है ये आपके कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ जो है ये कब किया गया था? मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ जो है ये सितंबर 2014 में किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सितंबर 2014। जो भी हमारे भाई ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं यहाँ पे सितंबर 2014 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना जो है कब की गई थी? देखिए नाबार्ड की जो स्थापना है ये कब की गई थी? राइट हो जाएगा 1982 में, यानी 1982 में। नाबार्ड की जो स्थापना ये 1982 में की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1982। भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट को किस वर्ष विलय किया गया था? केंद्रीय बजट में रेल बजट का विलय जो है ये किस वर्ष किया गया था? राइट हो जाएगा आपका 2017 यानी कि 2017 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 2017 में। देखिए केंद्रीय बजट में रेल बजट का विलय जो है ये 2017 के बजट में किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 2017। भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है और श्वेत क्रांति का संबंध जो है ये किससे है? इसका आंसर आप बताएंगे। और एक बात आपको और बता दें, आप सभी मित्र के लिए जीके के 5000 से अधिक क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है और इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है। ये ई बुक मात्र 39 रुपये में आपको मिल जाएगी। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चन तो मिलेंगे, साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेगा। ई बुक जो इमेज एंड कलरफुल है, 60% का डिस्काउंट चला है, मात्र 39 रुपये में मिल जाएगी। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा 8948667652 8948667652। ई बुक का डेमो रिव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं या नए हैं उनको इस ई बुक का डेमो रिव्यू दिखाना ज़रूरी है। भाई ये ई बुक जो है ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर एग्जाम को टारगेट करके तैयार की गई है। इस ई बुक में कंटेंट जो है ये आपके सारे अपडेटेड हैं। ई बुक की सबसे अच्छी और ख़ास बात यह है कि जो ई बुक है ये आपकी इमेज एंड कलरफुल है और पूरे 291 पेज की है। और जो भी गाइस आपके यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे गए हैं, जो भी टॉपिक है आपका, ये आपके सिलेबस वाइज मेंशन किए गए हैं। जिस तरीके से आपके सिलेबस में दिया गया है सेम उसी प्रोसेस पर ये पूरे के पूरे लिखे गए हैं। और इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 39 रुपये में आपको मिल जाएगा। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलिए बताइए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है? देखिए श्वेत क्रांति का संबंध जो है ये आपके दुग्ध उत्पादन से है। और अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ये भी आपका डेयरी या फिर दुग्ध उत्पादन से ही है। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है ये आप वर्गीज कुरियन को कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं वर्गीज कुरियन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। MS स्वामीनाथन जो हैं ये हरित क्रांति के जनक हैं, वो भी भारत में। भारत में हरित क्रांति का जनक जो है ये MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, जबकि विश्व में कहा जाएगा तो आप कहेंगे नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, एन बोरलॉग को। राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है? राजकोषीय घाटा का अर्थ आपको बताना है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है। राजकोषीय घाटा का मतलब है कि सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच में जो डिफरेंस है उसे ही राजकोषीय घाटा कहा जाता है। फिर से समझिए, सरकार के कुल राजस्व यानी उसका जो राजस्व है वो पूरा और उसके जो खर्च किए गए हैं उनके बीच के डिफरेंस को ही राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ यानी कि रेजिडुअल पावर जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? 21 नंबर सवाल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। 21 नंबर सवाल देखिए, अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं रेजिडुअल पावर जो है ये भारत के संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कनाडा के संविधान से। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? देखिए संविधान संशोधन से संबंधित कौन सा भाग है ये सवाल आपसे पूछा गया है। भाई आप एक बात ध्यान रखिएगा, संविधान का जो संशोधन है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और इसका संशोधन जो है किस भाग में इसका मेंशन किया गया है ये बताना।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। राइट आंसर जो हो जाएगा 22 नंबर सवाल का ये हो जाएगा भाग 20, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, घना आसान सवाल है लेकिन हाँ इजी भी है। बताइए, देखिए उत्तर प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं और ये संविधान जब बन रहा था तो उस समय भी भागीदार थी, और ये है आपकी ऑप्शन नंबर डी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुचेता कृपलानी जो हैं ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो है ये मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं। 24 नंबर सवाल बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर पाएंगे, अगर प्रधानमंत्री कहेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कुल कितने अंग हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कुल मिलाकर के 3 अंग हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3। अगला सवाल है डायोप्टर जो है निम्नलिखित में से किसकी एक एसआई इकाई है। अभी हम फिलहाल और भी क्वेश्चंस आपकी मतलब फिजिक्स के करेंगे, तो इसका आंसर आप पहले बता दीजिए जो सेट में दिया गया है। देखिए डायोप्टर जो है ये लेंस की क्षमता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और डायोप्टर को हम डी से डिनोट करते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समय अवधि क्या होगी। देखिए अगर निर्वात में यानी कि हवा नहीं है, और हवा अगर नहीं है तो उसकी समय अवधि जो है ये कैसी होगी, अपरिवर्तित रहेगी, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर दोलन निर्वात में दोलन करता है, लोलक जो है निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समय अवधि जो है ये अपरिवर्तित रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का एक रासायनिक नाम है। 28 नंबर सवाल बताइए। देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यह है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। 29 नंबर सवाल है कि नियासिन जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, ये की कमी से कौन सा रोग होता है। कहने का मतलब है कि नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। राइट हो जाएगा पेलाग्रा रोग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा एक खाद्य श्रृंखला को सही रूप से दर्शाता है। इजी सवाल है। देखिए घास को अगर कहा जाए तो घास को क्या खाएगा, कीट, और कीट को मेढक, और मेढक को सर्प, और सर्प को गरुड़। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परफेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाए। तो भाई अब आइए यहाँ पे हम आपके साइंस के कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। साइंस में आपका पहला क्वेश्चन है, समझिएगा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि एक सी स्थूलता के 2 पिंडों को, यानी कि एक ही स्थूलता के 2 पिंडों को एक ही समय पर समान गति से एक मीनार की चोटी से फेंका जाता है। एक पिंड जो पिंड है एक्स वो ऊर्ध्व रूप से नीचे फेंका गया, और दूसरा पिंड वाई ये समतल फेंका गया। थोड़ा सा समझिएगा आपसे कहा क्या जा रहा है। एक ही स्थूलता के 2 पिंड एक ही समय पर और एक समान गति से फेंके जाते हैं। कोई एक पिंड है जिसका नाम एक्स रखा गया है, वो ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, ऊर्ध्व रूप से नीचे फेंका गया। मतलब कहने का मतलब है कि ऊर्ध्व रूप से, कहने का मतलब है भाई कि मान लीजिए कोई टावर है और यहाँ से आप पिंड एक्स को नीचे फेंकते हैं, ठीक है, ओके, और दूसरा पिंड वाई जो है समतल फेंका जाता है। तो इसमें जो परिवर्तन होगा ये कैसे क्या होगा। देखिए दोनों जमीन पर एक सी गतिज ऊर्जा सहित पहुंचेगी। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि गतिज ऊर्जा जो है काइनेटिक एनर्जी जो है बिल्कुल समान होती है। राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ओके, एक्सप्लेन देख लीजिए यहाँ पे। पृथ्वी के टकराने से पहले का वेग दोनों ही स्थिति में समान होगा, इसके फलस्वरूप ही गतिज ऊर्जा का मान जो है ये भी समान होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत ही अच्छे से डायग्राम के सहित समझाया गया है। आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर, और जो नया टेलीग्राम चैनल बना है उस पर भी आपको मिल जाएगी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है आपके सामने कि जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति कैसा अनुभव करता है। अगर कोई एक लिफ्ट है और अचानक लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, यानी लिफ्ट की रस्सी जो है टूट जाती है, तो उसमें बैठे व्यक्ति जो है कैसा अनुभव करेंगे। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा भाई, देखो उनको लगेगा कि एक तरीके से उनका भार जो है या उनका वेट जो है ये बिल्कुल खत्म हो गया, मतलब शून्य हो गया। राइट हो जाएगा, भार उनका जो है शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लिफ्ट के संबंध में एक सत्य कथन क्या है। इसका आंसर आप बताएंगे। लिफ्ट के संबंध में एक सत्य कथन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए सत्य कथन आपसे कहा जा रहा है, दैट मीन्स आपको बताना है कि सही क्या है। पहला देखिए,
लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाएगी तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति हल्का अनुभव करेगा। भाई बिल्कुल गलत, क्योंकि जब वो ऊपर की ओर जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींचेगा और वो हल्का नहीं, उसे भारी महसूस होगा। तो ये पहला गलत है। लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाती है तो बैठा व्यक्ति भारी अनुभव करता है। जब एक समान वेग से ऊपर जाएगी तो बैठा व्यक्ति भारी अनुभव करेगा, लेकिन कब? एक समान वेग से। तो गलत, एक समान नहीं, त्वरित होना चाहिए। तो ये भी गलत है। लिफ्ट एक समान वेग से नीचे आती है तो हल्का अनुभव करेगा। भाई ये भी गलत है, क्योंकि एक समान वेग से जब नीचे आएगी तो हल्का नहीं होगा। लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो भारी अनुभव होता है। ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिफ्ट अगर त्वरित यानी एक्सेलरेशन में जाती, मतलब बिल्कुल उसमें त्वरण हो रहा है, तो उसमें बैठे व्यक्ति जो हैं वो अपना वेट जो है भारी महसूस करेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बल युग्म जो है ये उदाहरण है। नल खोलना, इसमें भी आपका बल युग्म लगेगा। ढक्कन खोलना, इसमें भी आपका बल लगेगा। गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाना, इसमें भी आपका बल लगेगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। घना आसान सवाल था। अगला सवाल देखिए, ये आपको गाइस क्या बताना है यहाँ पे। ये आपका थोड़ा सा छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा न्यूमेरिकल है, तो समझिएगा। देखिए, हमसे कहा जा रहा है कि एक 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाली मोटर गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। ब्रेक प्रयोग के 10 सेकंड बाद रुकती है। ब्रेक का बल क्या है? समझिएगा। एक है 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाली, यानी हमें द्रव्यमान मतलब यहाँ पे मास हमें जो है ये दिया गया है, एम जो है ये दिया गया है। ठीक है भाई, एम दिया गया है। द्रव्यमान वाली मोटर गाड़ी जो है ये 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि यहाँ पे हमें इसकी वेलोसिटी वेग दिया गया है और यहाँ पे टाइम दिया गया है। तो हम वेग और टाइम का रेशियो निकाल करके यहाँ से हम इसका एक्सेलरेशन यानी त्वरण निकाल सकते हैं। ठीक है, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, यही होती है आपकी त्वरण। तो यहाँ से अगर मैं बल निकालूँ तो क्या होगा? बल का फॉर्मूला होता है न्यूटन की गतिविषय के द्वितीय नियम के अनुसार F=ma। तो F जो है आपका निकालना है F। m आपका है 1000, ठीक है, और m आपका यहाँ पे कितना होगा? m आपका 1000 हो गया। a जो है आपका एक्सेलरेशन जो है ये वेग में परिवर्तन की दर होता है। वेग आपका है 200 और परिवर्तन की दर यानी समय जो है आपका 10। तो 10 × 10, 10 दूना 20 यानी 2, और 2 का आप 1000 से गुना करेंगे तो 2000 हो जाएगा। तो 2000 हो जाएगा। और बल का जो मात्रक होता है ये होता है न्यूटन, तो 2000 न्यूटन। फिर से एक बार समझ लीजिए, F=m ये फॉर्मूला लगेगा। F हमें निकालना है, m हमें 1000 दिया गया है, a होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर निकालने के लिए 20/10 करेंगे। 10 को 20 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा, और 2 को 1000 से गुना करेंगे, 2000 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा जो है ये कैसा होगा? हाइड्रोजन से भरा जो गुब्बारा, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा कैसा होगा? सदैव हवा में ऊपर उठता है। हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से कम होता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपसे क्या कह रहा है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सवाल है आपके सामने कि किसी वस्तु का संवेग जो है 5 सेकंड में 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ने के लिए कितना बल लगाना होगा? कहने का मतलब ये है, किसी वस्तु का संवेग यानी मोमेंटम जो है 5 सेकंड दिया गया है और 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ने के लिए कितना बल लगाना होगा। फिर से वही पूछा जा रहा है, लेकिन समझिएगा, हमें यहाँ पे दिया तो गया 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये हमें दिया गया है, और यहाँ पे 5 सेकंड दिया गया। एफ यहाँ पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40 और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और बटे 5 से इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 8 और किलोग्राम यानी न्यूटन। तो ये हो जाएगा आपका 8 न्यूटन, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप समझ लीजिएगा। अगला है कि बंदूक का प्रतिक्षेप धक्का इनमें से किसका उदाहरण है? बंदूक का प्रतिक्षेप या धक्का जो है किसका उदाहरण? मतलब समझिएगा, अगर आपको एक राइफल या बंदूक जब आप सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको ये सिखाया जाएगा। बंदूक जो है तो गाइस अगर आप गोली चलाते हैं तो वो आपको पीछे की ओर धक्का देती है। ये किसका कारण है? ये होता है आपका जो न्यूटन का गतिशील का तृतीय नियम है। और जो तृतीय नियम इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या फिर आप इसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिएगा बंदूक का प्रतिक्षेप जो है रैखिक संवेग के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल कैसा होगा? राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल बराबर होगा। कोई भी परिवर्तन, कोई भी अनुभव मतलब नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा।
द्रव्यमान गुणित त्वरण जो है किसके बराबर होता है? बिल्कुल सवाल वही है। अबे जस्ट मैंने बताया कि न्यूटन के गतिविषय के द्वितीय नियम के अनुसार F इक्वल टू एम ए, F यानी कि बल, बल जो होता है मास यानी कि m यानी द्रव्यमान, और a यानी एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। F इक्वल टू एम ए यानी कि बल जो है द्रव्यमान गुणित त्वरण के बराबर होता है, और द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल जो है ये बल के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान गुणित त्वरण जो है बल के बराबर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप और देख लीजिए गाइस कि सबका दिया गया फॉर्मूला, ठीक है। और बाकी मेरे प्यारे भाई, अगर आपको ये हमारी आज की मेहनत अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज साइंस के मैंने बहुत ही कम क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन कोशिश करूँगा कि कल की बेहतरीन क्लासेस आपको और भी मिल पाए और ज़्यादा क्वेश्चन करें। तो आज की हमारी मेहनत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो बिना कहे सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि बेनिफिट मिलता रहे। और भाई अगर आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, डेमो रिव्यू मैंने आपको दिखा दिया है। मात्र 39 रुपये में मिल जाएगी, 60% का डिस्काउंट चल रहा है। इस ई बुक की खासियत ये है कि ई बुक जो इमेज एंड कलरफुल है, सारे टॉपिक को मेंशन किया गया है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा 8948667652। ई बुक का डेमो रिव्यू मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। आज की हमारी मेहनत कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसके बाद एक नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार। अब जी के विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।